हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ। तो जैसे हमने देखा कि लाइक चार्जेज रिपेल एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट। तो चार्जेज रिपेल करते हैं एक दूसरे को या अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब है चार्जेज एक दूसरे पर फोर्स एग्जर्ट करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ हम स्टडी करेंगे फोर्स का बिटवीन चार्जेज कीपिंग देम एट रेस्ट। तो इसके लिए जो लॉ है वो लॉ है कूलम्ब्स लॉ, जिससे हमें मिलता है कि दो चार्जेज कितना फोर्स एग्जर्ट करेंगे एक दूसरे के ऊपर, उसका फॉर्मूला क्या होगा। उससे पहले कूलम्ब्स लॉ से पहले हमें थोड़ा देखना है पॉइंट चार्ज का कॉन्सेप्ट। पॉइंट चार्ज, बिकॉज कूलम्ब्स लॉ का वैलिडिटी जो है वो पॉइंट चार्ज के लिए ज़्यादा एक्यूरेटली होता है। तो पॉइंट चार्ज का कॉन्सेप्ट एक तरह से ये है कि जैसे ये एक चार्ज है, चार्ज बॉडी है, और ये दूसरा चार्ज बॉडी है। इनके बीच का डिस्टेंस हम लेंगे इनके सेंटर से, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस तो नहीं लेंगे ना। तो अगर ये डिस्टेंस जो है इनके बीच का r इनके खुद के डायमेंशन से काफ़ी बड़ा है, जैसे कि इसका ये है, ये सेगमेंट l लेंथ का है, तो अगर r मच ग्रेटर देन l है तो हम इस पूरे बॉडी के चार्ज को इसके इस पॉइंट पर कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। सिमिलरली इस पूरे बॉडी के चार्ज को हम इस पॉइंट पर मान सकते हैं। तो पॉइंट चार्ज के कॉन्सेप्ट में चार्ज को एट ए पॉइंट अगर हम कंसीडर करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि चार्ज हम कम ले रहे हैं, चार्ज उतना ही है, बस उसके इफेक्ट को हम एक पॉइंट पे ले रहे हैं। और जनरली वो जो पॉइंट होगा वो उस बॉडी के ज्योमेट्रिकल सेंटर के अराउंड होगा। दूसरा बात जो है कि कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट चार्ज का, कि अगर दो ऑब्जेक्ट है, ये है एक ऑब्जेक्ट, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इनके बीच डिस्टेंस चाहिए होगा तो कहाँ से लेंगे? यहाँ से, इसके सेंटर के बीच में लेंगे। तो उस केस में जनरली इसके पूरे चार्ज को, ये जो है ऑब्जेक्ट, ये चार्ज ऑब्जेक्ट जो है ये कंडक्टिंग भी हो सकता है और इंसुलेटिंग भी हो सकता है। तो उससे मतलब नहीं है, मतलब अगर इस पे चार्ज जो भी है उसको हम इस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड मानेंगे, और जितना चार्ज था, ऐसा नहीं है कि पॉइंट चार्ज लेने पे हम चार्ज कम ले रहे हैं। तो ये है कॉन्सेप्ट पॉइंट चार्ज का, बिकॉज कूलम्ब्स लॉ के लिए कूलम्ब्स लॉ एक्यूरेटली वैलिड होगा अगर चार्ज कैसे है? पॉइंट चार्ज का। तो फोर्स के लिए जो फॉर्मूला है वो मिलता है कूलम्ब्स लॉ से। कूलम्ब्स लॉ, it states that the mutual electrostatic force of attraction और रिपल्सन भी हो सकता है, रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेज is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square
ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ये तो स्टेटमेंट है। अब इसमें दो तीन वर्ड्स हैं जो नोटिस करना है। पहला है म्यूचुअल, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, और फिर है डिस्टेंस बिटवीन देम। तो पहले मान लेते हैं कि सपोज दिस इज ए बॉडी हैविंग चार्ज Q1 एंड दिस इज अनदर बॉडी हैविंग चार्ज Q2। तो इनके बीच डिस्टेंस हमें यहाँ से सेंटर से लेना होगा R। अब पहला है म्यूचुअल वर्ड। म्यूचुअल वर्ड का मतलब है जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स म्यूचुअल होता है, वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी म्यूचुअल होता है। हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ एट्रैक्टिव होता है, लेकिन यहाँ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो रिपल्सिव भी होता है और अट्रैक्टिव भी होता है। तो पहले इस म्यूचुअल वर्ड का मतलब है कि जितना फोर्स Q1 Q2 पे एग्जर्ट करेगा उतना ही फोर्स Q2 भी Q1 पे एग्जर्ट करेगा, भले ही इनका मैग्नीट्यूड में बहुत ज़्यादा अंतर हो सकता है। सपोज Q1 जो है वो 1 कूलम का है और Q2 100 कूलम का है, तो ये नहीं होगा कि Q2 Q1 पे ज़्यादा फोर्स लगाएगा। तो अकॉर्डिंग टू कुलम्स ने कहा कि सपोज करते हैं कि F12 इज इक्वल टू फोर्स ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, और F21 इज इक्वल टू फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। तो अकॉर्डिंग टू कुलम्स F12 जितना होगा, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, फोर्स इज ए वेक्टर, यहाँ पे एरो नहीं लिख रहा हूँ, अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। तो F12 जितना होगा वो उतना ही होगा F21। दोनों चार्ज एक दूसरे पर सेम फोर्स एग्जर्ट करेंगे। प्लस माइनस के कारण तो होगा कि अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, लेकिन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, दोनों चार्ज एक दूसरे पर सेम फोर्स एग्जर्ट करेंगे। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F12 वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू F21 वेक्टर का मॉड। और इसी को अगर हम लोग F मान लेते हैं, F12 इज इक्वल टू F21 इज इक्वल टू F मान लेते हैं, तो अकॉर्डिंग टू कुलम्स लॉ ये जो F है ये प्रोपोर्शनल होगा Q1 इंटू Q2 के प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्जेज। मैग्नीट्यूड फॉर्मूला में आपको प्लस माइनस नहीं लेना है, चाहे चार्ज प्लस हो या माइनस हो उससे कोई मतलब नहीं है, बस उसका पॉजिटिव साइन यूज कर लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है। नीचे क्या होगा, डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कहाँ से लेना है, ज्योमेट्रिकल सेंटर से आप ले सकते हैं। हो सकता है ये चार्ज इस तरह से पॉइंट हो, ये पॉइंट है क्योंकि इसको हम ऐसे मान सकते हैं Q1, और ये बॉडी को ऐसे कर दीजिए, यहाँ चार्ज है Q2। तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब ये जो प्रोपोर्शनल है इसके लिए कांस्टेंट होता है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, तब ये फोर्स इस वैल्यू के इक्वल होता है। अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि ये K जो है वो एक्चुअली है क्या। तो फिलहाल ये जो फार्मूला हो गया, ये हो गया फोर्स का फार्मूला। K जो है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। अब क्लियर हो गया माइंड में कि मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर -30 माइक्रो कूलम्ब चार्ज है। माइक्रो मीन्स 10⁻⁻⁶। इनके बीच का डिस्टेंस है R, और यहाँ पे है +30 माइक्रो कूलम्ब चार्ज, सॉरी +60 माइक्रो कूलम्ब चार्ज। तो जितना
-30 इस पे लगाएगा, उतना ही 60 वाला इस पे लगाएगा। दोनों का फॉर्मूला क्या होगा, F इजिकल टू होगा K 30 माइक्रो इंटू 60 माइक्रो डिवाइडेड बाई, इनके बीच का डिस्टेंस R है तो R का स्क्वायर। और अगर प्लस माइनस है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन जो एक्ट करता है वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेज एक्ट करता है। अब जैसे यहाँ पर ये माइनस है, ये प्लस है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, तो ये वाला चार्ज को जो है इसको ये इस तरह से अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। ऐसे तो अट्रैक्ट नहीं करेगा ना, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो अगर वेक्टर सेंस में बात करते हैं तो फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट देयर डायरेक्शंस आर अपोजिट। तो अगर ये दोनों प्लस होता तो फोर्स लगता कैसे, ऐसे लगता, ये ऐसे, ये हो जाता फोर्स ऑन exerted by charge at A due to charge at B। FBA नाम दे देते हैं, F1 F2 जैसा नाम दे सकते हैं, उसके लिए कुछ रिप्रेजेंटेशन नहीं है, FAB हो गया ऐसे। और अगर चार्जेज इस तरह से है, अगर ऐसे है एक, तो ये दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो रिपेल करेंगे ऐसे, ये इसको इधर रिपेल करेगा और ये इसको इधर रिपेल करेगा, अगर दोनों पॉजिटिव है तो। अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेंगे, ये इसको ऐसे अट्रैक्ट करेगा और ये वाला चार्ज इसको प्लस को ऐसे अट्रैक्ट करेगा। तो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू चार्जेज। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है तो अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है, वैसे ही चार्ज अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे तो वो जो जिस लाइन के अलोंग करेंगे वो लाइन उन दोनों चार्ज के सेंटर से पास होना चाहिए। अगर पॉइंट चार्ज है तब तो कोई बात ही नहीं है। अब यहाँ ये जो K है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। और ये जो F है, द वैल्यू ऑफ F डिपेंड्स ऑन द मीडियम इन विच चार्जेज Q1 and Q2 आर प्लेस्ड। साथ साथ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट, चार्ज को अगर आप SI यूनिट कूलम में ले रहे हैं, डिस्टेंस को मीटर में ले रहे हैं, तब भी फेस का K का वैल्यू उस पर भी, सिस्टम ऑफ यूनिट पर भी डिपेंड करता है। लेकिन मोस्टली हमें देखना है, क्योंकि SI यूनिट में मोस्टली पढ़ना होता है, मोस्टली हमें देखना है कि ये जो द वैल्यू ऑफ K डिपेंड्स ऑन द मीडियम इन विच चार्जेज Q1 एंड Q2 प्लेस्ड। F के लिए भी सही था, F भी डिपेंड करेगा मीडियम पे जिस पर चार्ज Q1 एंड Q2 प्लेस्ड होगा। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है, पहले इसको डिस्कस करते हैं। पहले जो लिखा था कि द वैल्यू ऑफ F डिपेंड्स ऑन द मीडियम इन विच चार्जेज Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड, वो भी सही था। और अभी लिख रहा हूँ कि द वैल्यू ऑफ K डिपेंड्स ऑन द मीडियम इन विच, या फिर इसको ऐसे कर दो, द वैल्यू ऑफ F एंड K, द वैल्यू ऑफ F एंड K डिपेंड्स ऑन द मीडियम इन विच चार्जेज Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड। तो ये तो हो गया यहाँ का बेसिक इनिशियल फार्मूला कूलम्ब्स फोर्स का। F इजिकल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस उनके बीच का स्क्वायर, R का स्क्वायर। अब इस K को डिस्कस करते हैं।
केस 1 ले लेते हैं। केस 1, व्हेन चार्जेज जो है, चार्जेज, पॉइंट चार्जेज Q1 एंड Q2 आर इन एयर या फिर वैक्यूम, जिसको फ्री स्पेस भी बोलते हैं, तब k का जो वैल्यू है वो हमें मिलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ई नॉट भी बहुत लोग बोलते हैं, इसको एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। एप्सिलॉन नॉट जो है इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एयर वैक्यूम का। अभी इसको डिस्कस करेंगे कि ये परमिटिविटी का क्या मतलब है। उसके बाद फिर ये भी देखेंगे कि ये वैल्यू क्यों मिलता है। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। यूनिट इसका निकल जाएगा जब हम के का वैल्यू डालेंगे। तो एफ का फॉर्मूला क्या होगा, के का वैल्यू डालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। अब इसको जरा पहले ये समझ लो ये आया कैसे। तो हम लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई एफ आर स्क्वायर। ये तो यूनिट है नहीं इसका। एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम्ब, चार्ज का यूनिट कूलम्ब, तो कूलम्ब इंटू कूलम्ब अपॉन न्यूटन इंटू आर, मीटर का स्क्वायर तो आ गया कूलम्ब स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कि कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से फोर्स के फॉर्मूला से ही इसका यूनिट निकलता है। तो F हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी एप्सिलॉन नॉट का मतलब डिस्कस करेंगे, परमिटिविटी है कि एक्चुअली। ये हो गया फोर्स का फॉर्मूला। और एप्सिलॉन नॉट का जब वैल्यू हम यहाँ डालते हैं, जब हम 1/4 पाई का वैल्यू डालते हैं और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 यहाँ यूज करते हैं, तो ये हो जाता है 1/4 इंटू 3.14 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और इसका यूनिट लिखेंगे तो कूलम्ब डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको ये मिल जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹, और यूनिट इसका ऊपर जा करके क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बदले में आप डायरेक्टली ये वैल्यू यूज कर सकते हैं। कितना, 9 इंटू 10⁻⁹। न्यूमेरिकल में ये लिखना, ये छोड़ सकते हो, ये वैल्यू लिखने का ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये वैल्यू किसके बदले में डाल देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज एट रेस्ट का फॉर्मूला। ऑब्वियसली इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो रेस्ट ही होगा। और ये फॉर्मूला है जब चार्जेज कहाँ हो, एयर और वैक्यूम में। तो जनरली क्वेश्चन में फोर्स पूछेगा तो यही फॉर्मूला लगता है। आगे हम लोग अभी देखेंगे कि चार्जेस जो हैं वो किसी मीडियम में होंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला के का वैल्यू भी चेंज होगा और एफ का वैल्यू भी चेंज होगा। तो मोस्ट केसेज में यही फॉर्मूला यूज करना होता है फोर्स के लिए। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर। अब बात करते हैं, अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसका मतलब क्या है, परमिटिविटी का क्या मतलब है। अभी थोड़ी देर में आगे डिस्कस करते हैं। अब है कि चार्जेज केस 2। अब हो गया केस 2, चार्जेज Q1 एंड Q2 आर इन ए मीडियम।
मीडियम कैसा भी हो सकता है, इन ए मीडियम, जैसे ऑयल हो सकता है, वाटर हो सकता है, कई तरह के मीडियम होंगे, इंसुलेटिंग मीडियम होगा, डाइलेक्ट्रिक मीडियम उसको बोलते हैं। तो सिंपली मीडियम में हो तब फॉर्मूला क्या हो जाता है, तब जो फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है 1/4 एप्सिलॉन। अभी इसको भी डिस्कस करेंगे। एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है, ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम में हमने चार्जेज को प्लेस कर रखा है। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एप्सिलॉन का जो वैल्यू होता है वो डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं करना है, उसके लिए है एप्सिलॉन नॉट, और उसके साथ एक और टर्म आ जाता है एप्सिलॉन आर। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एप्सिलॉन को, एप्सिलॉन नॉट को और एप्सिलॉन आर को। एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और ये एक नया टर्म आ गया आपका एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन और आर क्या होगा, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या होता है, इसको कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और इसी को कहते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। तो पहले फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा जब चार्जेज मीडियम में होंगे, के का तो फॉर्मूला हो गया 1/4 एप्सिलॉन। जब चार्जेज मीडियम में है तो फोर्स का फॉर्मूला मीडियम के लिए क्या हो जाएगा, F = 1/4 एप्सिलॉन का मतलब हो गया एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2, के वैल्यू हो गया डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। बस एक डिफरेंस आ जाता है किसका, एप्सिलॉन नॉट के साथ मीडियम का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू नीचे आ जाता है। यही है दो केसेस, जब चार्ज एयर वैक्यूम में होंगे तो उनके बीच फोर्स का फॉर्मूला, और चार्ज जब किसी मीडियम में होगा तो उसके बीच फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा। तो फाइनली हम लोगों ने दो फार्मूला अभी डिस्कस किया एयर वैक्यूम के लिए। तो एयर वैक्यूम के लिए F जो है उसको हम लोग F0 से डिनोट कर सकते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। मीडियम के लिए F का फॉर्मूला, तो F को FM से डिनोट कर सकते हैं, और ये हो जाता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन R। क्या हो जाएगा, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। ये हो गया मीडियम का फॉर्मूला। अब एप्सिलॉन नॉट के बारे में क्या पढ़ा है अभी हमने। एप्सिलॉन नॉट जो है वो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एयर वैक्यूम, और फिर एप्सिलॉन पढ़ा है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और थर्ड टर्म है एप्सिलॉन आर। इसके बारे में कहा रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ये तीन टर्म है। तो जैसे दो चार्जेज हैं Q1 और Q2, और ये जो दो चार्जेज हैं
ये एयर वैक्यूम में है, एयर वैक्यूम। तो इन दोनों के बीच हमें चाहिए Q1 और Q2 के बीच क्या चाहिए, Q1 और Q2 के बीच चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चार्ज होने के कारण फोर्स जो Q1 Q2 पे लगा रहा है और या Q2 Q1 पे लगा रहा है। तो इसके लिए तो इस रीजन से Q1 के चार्ज का इफेक्ट Q2 तक जाना चाहिए या Q2 का चार्ज का इफेक्ट इस पर पड़ना चाहिए। चार्ज के कारण फोर्स की बात हो रही है। तो जब चार्ज का इफेक्ट Q1 से Q2 तक पहुंचेगा या Q2 से Q1 तक पहुंचेगा तो कुछ इफेक्ट, ये जो रीजन है ये कुछ इफेक्ट को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को अपने अंदर ऑब्जॉर्ब कर लेगा। तो उसके लिए जो वैल्यू है एयर वैक्यूम में वो मिलता है एप्सिलॉन नॉट्स को। इसी को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ एयर वैक्यूम। जो एब्जॉर्ब कर लिया वैल्यू, तो फाइनल इफेक्ट के लिए हमें फोर्स जो चाहिए Q1 और Q2 के बीच में, वो तो सिर्फ इलेक्ट्रिकल फोर्स चाहिए। दूसरा जो बात है कि Q1 और Q2 पर उनका मास भी होगा, तो उनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा। ये जो फोर्स है ये तो सिर्फ चार्ज के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। Q1 और Q2 पे पूरे यूनिवर्स का इफेक्ट होगा। उन सारे इफेक्ट को न्यूलीफाई करने के लिए एप्सिलॉन नॉट के साथ हमें ये 4 पाई का फैक्टर लगाना पड़ता है और ये क्या होता है K। तब ये वैल्यू जब यहाँ डालते हैं तब जो ये फोर्स है वो प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के कारण फोर्स है बिटवीन Q1 एंड Q2। वी हैव न्यूलिफाइड ऑल अदर इफेक्ट्स। इसके लिए हमें ये वैल्यू यूज करना पड़ता है। इसका वैल्यू एक्सपेरिमेंटली मिलता है, उसके बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली अगर ये जो Q1 और Q2 है ये किसी मीडियम में है, सपोज वाटर में है, तब तो और ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा इनके बीच के इफेक्ट को, जो Q1 से Q2 तक पहुंचेगा चार्ज का इफेक्ट, या Q2 से Q1 तक पहुंचेगा। पहले तो एयर वैक्यूम था, तो Q1 का इफेक्ट जो Q2 तक पहुंच रहा था चार्ज का इफेक्ट, एयर वैक्यूम कम एब्जॉर्ब कर रहा था इफेक्ट को। लेकिन अगर कोई मीडियम होगा तो कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं कि अगर वाटर ही है सपोज, तो वाटर जो है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा इफेक्ट को, तो इसका परमिटिविटी एप्सिलॉन ज़्यादा है होता है जनरली। और एप्सिलॉन के लिए क्या है, एप्सिलॉन किसी मीडियम का क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इनटू उस मीडियम का एप्सिलॉन आर। तो अगर एप्सिलॉन नॉट से किसी मीडियम के एप्सिलॉन आर को आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जैसे कि अगर आपको चाहिए एप्सिलॉन ऑफ वाटर, तो वो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और एप्सिलॉन आर ऑफ वाटर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वाटर आपको मिल जाएगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है किसी मीडियम का, उसको अगर एयर वैक्यूम के परमिटिविटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस मीडियम का एब्सोल्यूट परमिटिविटी मिल जाएगा। तो क्या पता चला कि मोर इज द परमिटिविटी, लेस इज द फोर्स। क्यों? क्योंकि परमिटिविटी ज़्यादा है, यानी कि जनरली एयर वैक्यूम में परमिटिविटी सबसे कम। मीडियम अलग अलग तरह के होंगे तो उसका परमिटिविटी में एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट के साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो परमिटिविटी ज़्यादा होगा क्योंकि वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स बिटवीन जो Q1 और Q2 के बीच ट्रांसमिट हो। ट्रांसमिट मतलब एक तरह से उस सेंस में समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ इफेक्ट Q1 का Q2 तक पहुंचता होगा, तभी तो वो फोर्स एक्सर्ट कर पाता है। तो मोर इज द परमिटिविटी, मोर इज परमिटिविटी, लेस इज द फोर्स।
और फिर यहाँ पर भी वही है 4 पाई, और ये पूरा टर्म जब यहाँ पे एडजस्ट करते हैं हम, तब हमें एफ मीडियम मिलता है। और एफ मीडियम है डू प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 नेग्लेक्टिंग ऑल अदर इफेक्ट्स ऑन Q1 एंड Q2। तो बस यही है कि आपको ये फॉर्मूला है, एप्सिलॉन का फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के से भी डिनोट करते हैं, लेकिन के का अभी के सेगमेंट में ज़्यादा यूज नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट भी के होता है। तो अभी के लिए इसको आप एप्सिलॉन आर मान लीजिए और माइंड में रखिए कि इसको के से भी डिनोट करते हैं। तो ये फॉर्मूला एक हो गया एप्सिलॉन नॉट, एक हो गया परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और एक हो गया रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अब फोर्स के फॉर्मूला से और एप्सिलॉन परमिटिविटी के फॉर्मूला से हम रिलेटिव परमिटिविटी किसी मीडियम का क्या है उसको डिफाइन भी कर सकते हैं। सपोज करते हैं कि दो चार्ज है Q1 Q2, 2 पॉइंट चार्ज है, एयर वैक्यूम में है, उनके बीच डिस्टेंस r है। तो फोर्स जो होगा F0 से डिनोट होता है, और वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर। अब हमने इन दोनों चार्ज को सेम डिस्टेंस r पर ही रखा है, और अब हमने इनको डाल दिया है वाटर में। तो फोर्स इन वाटर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू रिलेटिव परमिटिविटी म्यू आर ऑफ वाटर इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर। तो अगर आप चार्जेज को सेम रखते हैं और उनके बीच के डिस्टेंस को भी सेम रखते हैं, एक बार चार्जेज को पहले आप रखते हैं एयर वैक्यूम में और फिर किसी मीडियम में रख देते हैं, तो फोर्स का जो रेशियो होगा देखिए F0 डिवाइडेड बाई F वाटर करते हैं तो क्या आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, ये बच गया Q1 Q2 बाई r स्क्वायर कैंसिल, और ये कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये एप्सिलॉन r आ गया। यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर एप्सिलॉन r ऑफ वाटर फाइनली किसके इक्वल है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेज, रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज इन एयर वैक्यूम सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r टू द रेशियो बिटवीन द सेम टू चार्जेज सेपरेटेड बाय सेम डिस्टेंस r इन वाटर का जो रेशियो है f वाटर, इसको आप कह सकते हैं k ऑफ वाटर भी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर F मीडियम डिवाइडेड बाय F वाटर। चार्जेस सेम होना चाहिए, डिस्टेंस भी सेम होना चाहिए, तब जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है फोर्स का रेशियो उस मीडियम का जिस मीडियम में आपने बाद में रखा है उसके रिलेटिव परमिटिविटी के। तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, it is defined as the ratio of electrostatic force between 2 point charges in air vacuum to that in the medium
कीपिंग एट सेम डिस्टेंस, कीपिंग एट सेम डिस्टेंस, चार्जेज सेम होने चाहिए, उनके बीच डिस्टेंस को भी चेंज नहीं करेंगे, तब जो रेशियो का फोर्स का जो रेशियो होगा, पहले फोर्स कहाँ, एयर वैक्यूम में, डिवाइडेड बाय जब हमने उसको मीडियम में रखा, यानी कि एफ नॉट डिवाइडेड बाय एफ वाटर, यानी कि एफ मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर, इसको के भी कहते हैं। ये क्या हो गया, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। और के का मतलब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। एफ नॉट डिवाइडेड बाई एफ मीडियम इज रिलेटिव इज इक्वल टू रेशियो ऑफ फोर्स इन एयर वैक्यूम टू फोर्स इन द मीडियम बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस का जो रेशियो है वो इक्वल होता है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम के। और दूसरा जो एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला है वो उसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम इज इक्वल टू absolute permittivity of the medium divided by absolute permittivity of the free space. Relative permittivity of a medium is equal to permittivity मतलब absolute permittivity। ये absolute है वर्ड यूज कर सकते हैं इसके लिए, क्योंकि ये relatively आप ले रहे हैं। तो relative permittivity of a medium is equal to absolute permittivity of the medium divided by absolute permittivity of the free space। ये भी एक तरीका है डिफाइन करने का। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये है और ये है, ये फोर्स के टर्म में आप डिफाइन कर रहे हैं और ये आप डिफाइन कर रहे हैं परमिटिविटी के टर्म में। दो चार्जेज हैं Q1 Q2, Q1 Q2, उनके बीच डिस्टेंस R है, एयर वैक्यूम में है, एयर वैक्यूम में है। फोर्स का फॉर्मूला सिंपली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। और इसके बदले में क्या यूज कर सकते हैं, 9 इंटू 10⁹। 2 पॉइंट चार्जेज Q1 and Q2 इन ए मीडियम सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R। फोर्स का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। बस यही फर्क हो जाता है और क्या हो जाएगा, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। अब इस फोर्स में से ये वाला जो वैल्यू है हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं F नॉट। अगर हमने इसका नाम दे दिया है F नॉट और इसका नाम दे दिया है F मीडियम, तो क्या हो जाएगा फाइनली एप्सिलॉन R। यानी कि फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन एयर वैक्यूम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन R और K। लेकिन यहाँ पे चार्जेज बिल्कुल सेम होने चाहिए Q1 Q2 और उनके बीच डिस्टेंस भी सेम होना चाहिए। अगर डिस्टेंस को हाफ कर देंगे, डबल कर देंगे, तब फिर डिस्टेंस को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये था बेसिक
फॉर्मूला एक एयर वैक्यूम के लिए, एक मीडियम के लिए। मीडियम में कुछ चेंज नहीं होता, बस नीचे क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, यानी कि फोर्स इन एयर वैक्यूम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू कूलम्ब्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज में some points, some very important points, some points related to Coulomb's force. पहला, forces between 2 point charges are equal in magnitude but opposite in direction, चाहे चार्जेज का नेचर कुछ भी हो, ये दोनों प्लस हो, दोनों नेगेटिव हो, या एक प्लस हो एक माइनस हो। अगर एक प्लस है और दूसरा माइनस है, दोनों अट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट है फोर्स ना, ये फोर्स राइट के तरफ है, ये फोर्स लेफ्ट के तरफ है, Q1 Q2, तो इसका नाम दे देंगे F12, उसका डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट वेक्टर, F21 वेक्टर का डायरेक्शन लेफ्ट के तरफ है। दोनों का मैग्नीट्यूड, F12 का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा किसके, F21 के मैग्नीट्यूड के, उसको F लिखेंगे और उसको सिंपली लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। सिमिलरली ये दोनों प्लस होता तब भी फॉर्मूला बिल्कुल सेम होता, बस डायरेक्शन का आ जाता, ये रिपेल करता, ये दोनों ये इधर करता और Q2 जो है वो Q1 को इधर रिपेल करता, तो ये इसका नाम दे देते हैं F12, इसका नाम दे देते हैं F21। वेक्टर्स आर अपोजिट। अगर हम टोटल वेक्टर की सम की बात करें तो नेट टोटल फोर्स ऑन द सिस्टम 0। तो मोस्टली आपको ध्यान देना है, फोर्स के फॉर्मूला में मैग्नीट्यूड नहीं लेना है चार्ज का, साइन को इग्नोर करना है, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लेना है। और जितना फोर्स Q1 पे Q2 लगाएगा उतना ही फोर्स Q2 पे जितना फोर्स Q1 पर Q2 लगाएगा उतना ही फोर्स Q2 पर Q1 लगाएगा। ये जो फोर्स है ये है म्यूचुअल फोर्स। तो पहला पॉइंट ये हो गया, पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। इट इज मोर एक्यूरेट valid for point charges. Third, it is valid in the range R greater than 10 to the power minus 15 meter, less than 10 to the power 18 meter। ये हो गया न्यूक्लियर रेंज, न्यूक्लियस का साइज का अप्रोक्सीमेशन है। अगर इससे कम होगा तो फिर न्यूक्लियस के अंदर में न्यूक्लियर फोर्स एक्ट होने लगता है, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं होता। न्यूक्लियस के अंदर जो डिस्टेंस होता है वो इस डिस्टेंस से कम होता है। तो न्यूक्लियस इस रेंज से कम के लिए कूलम्ब्स फोर्स वैलिड नहीं है, लेकिन 10 to the power 18 मीटर तक ये वैलिड हो सकता है। हाँ, इस वाले केस में चार्जेस जो होंगे वो बहुत बड़े सिग्निफिकेंट अमाउंट होगा चार्ज का, तभी तो इफेक्ट इतना दूर तक पहुंच पाएगा। तो न्यूक्लियस के अंदर कूलम्ब फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं होता। हाँ,
एटम के अंदर तो होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता है ड्यू टू द कूलम्ब फोर्स। तो ये जो डिस्टेंस होता है तो बड़ा होता है 10⁻⁻15 मीटर से ना। ये जो डिस्टेंस होता है बिटवीन न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन वो 10⁻⁻15 मीटर से बड़ा होता है। तो ये एक पॉइंट हो गया सेकेंड। थर्ड पॉइंट पे हम लोग देख रहे हैं कि F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², Q1 Q2 बाई r का स्क्वायर। तो जब फोर्स डिस्टेंस के साथ इस तरह से वैरी करता है तो इसका मतलब है ओबेज इन्वर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं इसको। ग्रेविटेशनल फोर्स का सिमिलर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, सिमिलर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, वो भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ को, वहाँ पर भी फोर्स होता है, क्या होता है, Gm1m2/r का स्क्वायर ही होता है ना। तो वहाँ पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स भी 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है। तो इस मामले में ये सिमिलर है। एक और सिमिलरिटी है ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलम्ब फोर्स में। कूलम्ब फोर्स जो है F, इट इज सेंट्रल फोर्स। जैसे एक चार्ज ऑब्जेक्ट ये है Q1 और ये है -Q2, तो Q1 Q2 को अट्रैक्ट करेगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स। एक्ट हो रहा है ना फोर्स का इफेक्ट, फोर्स जो लग रहा है दोनों का अट्रैक्शन का, वो एक्ट हो रहा है ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स। तो जब ऐसा फोर्स जो सेंटर से सेंटर की तरफ एक्ट, दो ऑब्जेक्ट के बीच सेंटर से सेंटर की तरफ एक्ट होता है, उसको सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। तो कूलम्ब फोर्स जो है वो सेंट्रल फोर्स है बिकॉज इट एक्ट्स अलोंग द सेंटर ऑफ द चार्जेज या चार्ज बॉडीज। इस मामले में भी है सिमिलर है किसके, ग्रेविटेशनल फोर्स के, क्योंकि ग्रेविटेशनल ऑब्जेक्ट्स, मास ऑब्जेक्ट्स भी एक दूसरे को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, सिमिलर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्थ पॉइंट, रिपल्सन। रिपल्सन इज श्योर टेस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ चार्ज। अब जैसे कोई दो बॉडीज हैं, कोई दो बॉडीज हैं, एक है ए बॉडी और दूसरा है बी। तो ये इनके बीच हमें नहीं पता है कि ए और बी चार्ज बॉडीज हैं या नहीं है। तो अगर इनके बीच अट्रैक्शन हो रहा है तो वो तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण भी हो सकता है। लेकिन अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो इसका मतलब है वो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन ही हो सकता है, यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट क्या होंगे, चार्ज होंगे, तभी वो एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स तो सिर्फ अट्रैक्टिव होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स रिपल्सिव तो होता नहीं है। तो अगर दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो ये श्योर है कि वो दोनों क्या होंगे, चार्ज ऑब्जेक्ट होंगे। और फिफ्थ पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, if there is no effect of Coulomb force on a charged body and another charged body is present नियर बाई, मतलब ओवरऑल दो चार्ज बॉडीज हैं एक दूसरे के आसपास,
if there is no effect of Coulomb force on a charged body and another charged body is present nearby, then there must be some other kind of force on that body which is balancing या nullifying the Coulomb force on that charged body, which is balancing या फिर nullifying the Coulomb force on that charged body। मतलब मान लेते हैं कि एक चार्ज्ड स्फीयर है और वो सस्पेंडेड है किसी स्ट्रिंग से, किसी सपोर्ट से। दूसरा स्फीयर है Q2 चार्ज है इस पे, और ये इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट में है, एयर में सस्पेंडेड है, इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट में सस्पेंडेड है। इसका मतलब है इस पर कूलम्ब फोर्स का इफेक्ट ही नहीं हो रहा है, नहीं तो ये इसको क्या करता, रिपेल करता ना। अगर ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो क्या करता, रिपेल करता। या फिर अगर ये माइनस होता तो ये क्या होता, अट्रैक्ट करता। तो अगर दोनों प्लस होगा तब तो ये सस्पेंडेड होने का कोई चांस नहीं है। क्यों? क्योंकि प्लस होगा तो ये नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा रिपल्सन का, और इसका वेट mg भी नीचे लगेगा। तो अगर ये प्लस है तो इसको माइनस ही होना चाहिए, सो दैट कि फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो लग तो रहा है लेकिन सस्पेंडेड है। इसका मतलब है कूलम्ब फोर्स का इफेक्ट नहीं हो रहा है उस पर, नो नेट फोर्स इज एक्टिंग। इसका मतलब है Fe को बैलेंस कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज वेट। वेट क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ही तो है अर्थ का। अर्थ जो एग्जर्ट करता है किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स, दैट इज कॉल्ड वेट। तो यहाँ पर वेट जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को न्यूलिफाई कर रहा है। इस तरह का बहुत सारा केसेज हो सकता है। तो दो चार्ज हैं और किसी एक पर या दोनों पर में भी कोई फोर्स, कूलम्ब फोर्स का इफेक्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि किसी और नेचर का चार्ज है जो कूलम्ब फोर्स को न्यूलिफाई कर रहा है, नेट फोर्स को क्या बना दे रहा है, जीरो। जैसे मान लेते हैं कि कोई ब्लॉक, चार्ज ब्लॉक है ये, और ये दूसरा चार्ज ब्लॉक है, ये है प्लस Q1, इस पे चार्ज, इस पे है प्लस Q2। तो ये रिपेल करेगा इसको, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। लेकिन ये अगर मूव नहीं कर रहा है, मूव तो करना चाहिए ना, फोर्स लगेगा। अगर नेट फोर्स जीरो नहीं है तो मोशन तो होना चाहिए, लेकिन ये मूव नहीं कर रहा है, नो मोशन। इसका मतलब है ये फ्रिक्शन में जो है यहाँ पे लग रहा है इस पे, इस तरफ F, और F जो है वो बैलेंस कर रहा है F12 को। F इज बैलेंसिंग F12, दैट्स वाई फ्रिक्शन जो है वो बैलेंस कर दिया कूलम्ब फोर्स को, एंड हेंस देयर इज नो इफेक्ट ऑफ कूलम्ब फोर्स ऑन ए चार्ज बॉडी। दूसरा चार्ज बॉडी प्रेजेंट है। और भी कई तरह का सिचुएशन हो सकता है। ये फिफ्थ पॉइंट था, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इसका एक और पॉइंट है कि इफ देयर आर 2 पॉइंट चार्जेज, इफ देयर आर 2 पॉइंट charges Q1 and Q2 placed at some distance, and F is electrostatic force between them, then bringing
then bringing third charge Q3 or more other charges will have no effect on force F between Q1 and Q2 if there are 2 point charges। कह रहा है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई 2 पॉइंट चार्ज हैं Q1 और Q2 और Q2 और इनके बीच डिस्टेंस R है और इनके बीच फोर्स क्या लग रहा है F। अब हम Q2 के पास किसी तीसरे चार्ज Q3 को ला दें, Q1 के पास किसी फोर्थ चार्ज Q4 को ला दें, उससे इस वाले Q1 Q2 सिस्टम का जो फोर्स है F उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। F जो है Q1 Q2 के बीच वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर। अब ये फोर्स तभी चेंज होगा ना जब या तो Q1 Q2 चेंज हो या R चेंज हो। किसी थर्ड चार्ज या किसी फोर्थ चार्ज के किसी यहाँ पे ला दे, कहीं पे ला दे, हम बीच में भी रख दें, लेकिन अगर हम Q1 और Q2 के बीच का फोर्स का बात करेंगे सिर्फ, तब तो वो उतना ही रहेगा। हाँ, अगर हम Q3 को यहाँ ला रहे हैं तो Q3 भी Q2 पे फोर्स लगाएगा, लेकिन फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Q3 को अगर हम Q2 के नियर अबाउट ला रहे हैं तो Q2 पर अब Q1 के अलावे Q3 भी फोर्स लगाएगा, लेकिन अगर हम सिर्फ Q1 और Q2 के बीच का फोर्स की बात करें तो वो पहले जितना ही रहेगा। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे रिगार्डिंग कूलम्ब्स लॉ। अभी कूलम्ब्स लॉ पे 2 या 3 और वीडियो बनेगा। ये बेसिक था इसका। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड उसका कैसे उसको यूज करना है कॉन्सेप्ट को। अभी हम लोग कूलम्ब्स लॉ बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज पर कुछ बेसिक सा क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन है 2 पॉइंट चार्जेज plus 2 microcoulomb and 4 microcoulomb minus 4 microcoulomb charges are placed at 1 meter apart। इसका नाम दे दिया है Q1, इसका नाम दे दिया है Q2 माइनस 4 माइक्रोकूलम। Q1 plus 2 microcoulomb and Q2 minus 4 microcoulomb are placed 1 meter apart। कह रहा है पहला, what is force on Q1 due to Q2? Second, what is force on Q2 due to Q1? फर्स्ट पार्ट, चार्ज एक है Q1 कितना है +2 माइक्रोकूलम, Q2 है -4 माइक्रोकूलम, R कितना है 1 मीटर। और मीडियम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम लोग सिंपली मान लेंगे ऑब्जेक्ट्स कहाँ है, एयर वैक्यूम में है। तो एयर वैक्यूम का के लिए फोर्स का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बताया है कूलम्ब्स लॉ में कि चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है, तो सिंपली 2 माइक्रो इंटू 2 माइक्रो, ये हो गया Q1 और ये हो गया Q2। क्या होता है फॉर्मूला, सिंपली होता है Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर।
अब इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है 9 इंटू 10⁹9। Q1 मैग्नीट्यूड सिर्फ 2 माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6। Q2 मैग्नीट्यूड सिर्फ 4 माइक्रो मीन्स 4 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। आर कितना है 1 मीटर। इस यूनिट को चेक कर लेना है, अगर सेंटीमीटर में होता तो इसको ऐसा यूनिट में लेना पड़ेगा। F क्या आ जाएगा 9 इंटू 10⁻9 है और ये है -6 इंटू -6 -12, तो 9 -12 हो गया और फिर हो गया 8 डिवाइडेड बाई, ये तो 1 हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा कितना 72 इंटू 10⁻9 -3 न्यूटन। और क्या हो जाएगा एट्रैक्टिव। फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 F12 मान लेते हैं, तो सेकेंड पॉइंट में कह रहा है कि फोर्स ऑन Q2, तो सेम फोर्स लगाता है ना, जितना Q1 Q2 पे लगाता है उतना ही Q2 Q1 पे लगाता है, तो F21 भी सेम हो जाएगा 72 इंटू 10⁻³ न्यूटन। और ये भी एट्रैक्टिव, दोनों एट्रैक्टिव है। Two point charges Q1 and Q2 exerts F force on each other in air vacuum. When charges are placed in a medium of dielectric constant K, then what constant K is equal to 4, then what will be force between them। F इज इक्वल टू होता है एयर वैक्यूम में, F का फॉर्मूला क्या होता है एयर वैक्यूम में, F का फॉर्मूला F0 इज इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। और मीडियम में क्या है F मीडियम में 1/4πε0 के साथ K, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी, डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब रिलेटिव परमिटिविटी, यानी कि εr था ना, और Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। साथ साथ ये भी पढ़ा था कि F मीडियम इज इक्वल टू F एयर डिवाइडेड बाई εr हो गया था। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये रिलेशन मिल जाएगा, तो हो जाएगा सिंपली क्या हो जाएगा F/4, फोर्स घट गया। मीडियम में डालने पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घटता है क्योंकि परमिटिविटी बढ़ता है। तो ये सब बेसिक क्वेश्चंस हैं, तो बेसिक तो करना पड़ता है शुरू में, उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे फिर इस पे और क्वेश्चन होगा। चार्ज को ट्रांसफर करा करके भी पूछता है क्वेश्चन। जैसे मान लेते हैं कि क्वेश्चन कह रहा था कि एक ऑब्जेक्ट था
ये एक स्फीयर था A और दूसरा स्फीयर B था, दोनों पे चार्ज QQ था और इनके बीच का डिस्टेंस R है। तो कह रहा है इनके बीच फोर्स कितना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है, F है। अब कह रहा है कि कोई थर्ड आइडेंटिकल स्फीयर्स है, आइडेंटिकल स्फीयर्स है, ऑल थ्री A, B एंड C। पहले A पर चार्ज Q था, Q मतलब प्लस Q, B पे भी प्लस Q, Q मतलब प्लस Q, नहीं तो माइनस दिया रहेगा, और उनके बीच डिस्टेंस R था, तो इनके बीच फोर्स F था। अब कह रहा है कि थर्ड आइडेंटिकल स्फीयर C इज फर्स्ट टच्ड विथ A एंड देन टच्ड विथ B एंड देन रिमूव्ड। मतलब C को पहले A के साथ टच कराना है, फिर अलग कर देना है, और फिर C को टच कराना है B के साथ, और फिर फाइनली C को वहाँ से रिमूव कर देना है। तब कह रहा है कि व्हाट इज न्यू फोर्स बिटवीन स्फीयर्स A एंड B। तब कह रहा है कि व्हाट इज न्यू फोर्स बिटवीन स्फीयर्स A एंड B। तो चलिए, जब A के साथ पहले जो F था वो था कितना, यहाँ परमिटिविटी का तो कोई लॉजिक नहीं है, तो हम Q1 Q2 यानी कि KQ²/R² था पहले। अब हम पहले A के साथ किसको टच करा रहे हैं, हमें C को पहले टच कराना है। A के साथ किसको टच कराना है, C को टच कराना है। A के साथ पहले C को टच कराते हैं, तो A है और C है, और C जो है वो अनचार्ज था। C क्या था, सॉरी अनचार्ज था, मान लेते हैं C अनचार्ज था। तो A पे चार्ज Q था और C अनचार्ज था। तो इसका पिछले वीडियो में समझाया हूँ, ये एक सिंगल सिस्टम की तरह एक्ट करेगा। टोटल चार्ज जो है वो आधा आधा इन पे हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज इस सिस्टम पर Q है। जब हम अब इसको C को टच करा देंगे तो C अपने साथ आधा चार्ज Q/2 ले जाएगा। अब A पे चार्ज क्या बचा, A पे चार्ज बचा सिर्फ Q/2। तो अब क्या है सीन, अब है कि A पर चार्ज कितना है, Q/2। A का तो हो गया, जब हमने C अनचार्ज आइडेंटिकल स्फीयर C को जब टच कराया A के साथ, तो A पर चार्ज बचा Q/2। अब C पर चार्ज कितना है, C पे चार्ज है Q/2, क्योंकि A से उस पर चार्ज ये कंडक्शन हुआ है। और C को जब अब हम टच करा रहे हैं B के साथ, तो B पे ऑलरेडी चार्ज कितना है, Q। तो अब ये सिंगल सिस्टम की तरह, सिंगल बॉडी की तरह एक्ट करेगा और सारा चार्ज अलजेब्रिकली ऐड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, Q + Q/2 यानी कि 3Q/2 कितना हो जाएगा, 2Q + Q 3Q/2। और अब हम C को भगा देंगे और यहाँ से रिमूव कर देंगे, और B भी अलग हो जाएगा ऑब्वियसली। तो अब C अपने साथ कितना चार्ज C पे हो गया, 3Q/4, पूरे का आधा। इस पर भी और B पर भी चार्ज कितना हो गया, 3Q/4। और डिस्टेंस के बारे में सेम रखना है R। तो अब हो गया B पे चार्ज कितना हो गया, 3Q/4। R सेम है, C को हमने रिमूव कर दिया है, यहाँ से पूरे सिस्टम से अलग कर दिया है C को। तो अब कह रहा है कि चार्ज को अगर हम सेम डिस्टेंस पे रखते हैं
तो फोर्स क्या लगेगा, तो फोर्स हो जाएगा Q1 Q2, F इजिकल टू क्या होता है, F इजिकल टू K, Q1 हो जाएगा Q/2, Q2 हो जाएगा B का चार्ज कितना 3Q/4, और उनके बीच का डिस्टेंस तो R ही था, डिस्टेंस को नहीं चेंज किया गया है तो R ही है, R²। तो ये कितना हो जाएगा KQ² इंटू 3 डिवाइडेड बाई R², 2 × 4 8। तो F जो है वो हो जाएगा KQ² 3/8 KQ²/R²। F डैश नया फोर्स F डैश, और वो ओरिजिनल फोर्स इनके बीच शुरू में क्या था, जब C नहीं आया था तो टच नहीं हुआ था तो ये था, तो देखिए F डैश जो है वो 3F/, क्या आ गया 8। तो कूलम्ब्स में अभी बहुत सारा टॉपिक्स है जो आगे करेंगे, अभी थोड़ा सा और बेसिक न्यूमेरिकल करना पड़ता है, शुरू में तो बेसिक न्यूमेरिकल ही करना चाहिए। क्वेश्चन है 2 particles of equal mass m and charge q are placed at distance r. They do not experience any force. The value of q/m is. तो अभी बताया हूँ कूलम्ब फोर्स अगर चार्ज एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कोई और काइंड ऑफ फोर्स होगा जो कूलम्ब फोर्स को न्यूलिफाई कर रहा होगा। तो जैसे मान लेते हैं ये m है मास पार्टिकल और ये है m, इनके बीच डिस्टेंस r है, तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर। और क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं तो एक और फोर्स होगा जो इस कूलम्ब फोर्स को न्यूलिफाई कर रहा होगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। m है दोनों पे चार्ज Q है, तो इसको क्या कर रहा होगा रिपेल कर रहा होगा, और ये m इसको क्या कर रहा होगा अट्रैक्ट कर रहा होगा F ऑफ ग्रेविटेशन। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या हो जाएगा, होता है Gm1 m2 डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा Gm²/R का स्क्वायर, और ये कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² डिवाइडेड बाई R²। तो दे डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, इसका मतलब है F E इक्वल टू Fg हो गया है। और पूछ रहा है Q/m, इसको चार्ज बाई मास का रेशियो भी बोलते हैं, Q/m का वैल्यू क्या होगा, तो Fe क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² डिवाइडेड बाई R² इज इक्वल टू Gm² डिवाइडेड बाई R² कैंसिल हो गया। Q/m चाहिए तो Q² डिवाइडेड बाई इधर ले आते हैं m², तो क्या हो जाएगा G इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो Q/m हो जाएगा, तो इधर लेना होगा G 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट लेना होगा, तो करेक्ट ऑप्शन इज D, G 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन है ए चार्ज Q इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स Q and कैपिटल Q माइनस Q and separated by a distance R. The force of repulsion between them will be maximum when दोनों पॉजिटिव चार्ज Q और Q माइनस Q। तो मान लेते हैं कि कहीं पे टोटल चार्ज Q था, उसमें से एक ऑब्जेक्ट को Q चार्ज दे दिया गया, Q में से क्या निकल गया स्मॉल q निकल गया, तो दूसरे ऑब्जेक्ट को कितना चार्ज मिलेगा कैपिटल Q माइनस Q, और इनके बीच डिस्टेंस कितना है R। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट A और B में डिवाइड किया गया, Q में से इसमें चला गया Q, कैपिटल Q में से स्मॉल q इसमें चला गया, तो बचा कितना कैपिटल Q माइनस Q। तो कह रहा है कि फोर्स ऑफ रिपल्सन दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं,
ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। फोर्स मैक्सिमम होगा कब? तो पहले फोर्स इसको मान लो मान लेते हैं Q1, ये Q1 है और ये Q2 है। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है K(Q1 Q2) डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। F इक्वल टू K, Q1 हो गया Q और ये हो गया Q माइनस Q डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर F। अब R तो फिक्स है, R तो R है, R भी कांस्टेंट है। फोर्स का मैक्सिमम या मिनिमम होना चार्ज के डिवीजन यानी कि इस फैक्टर पे डिपेंड करेगा कि कितना चार्ज कैपिटल Q में से इसको दिया गया है। इस पे इसको अगर Q दिया गया है तो इस पर कितना चार्ज बचा, इसको कितना मिलेगा Q माइनस Q। तो R कांस्टेंट है, K ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, इसका मतलब है कि फोर्स F इज ए फंक्शन ऑफ Q बिकॉज Q का अमाउंट चेंज होने पे F भी क्या होगा, चेंज होगा। तो डिफरेंशिएशन का वीडियो है, कैलकुलस का कॉन्सेप्ट यूज होगा। F अगर फंक्शन है Q का तो F को हम Q के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो dF/dQ करेंगे और डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट कहता है कि मैक्सिमम के लिए इसका वैल्यू जो आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ F विथ रिस्पेक्ट टू Q dF/dQ। तो पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो कांस्टेंट K/R² बाहर आ गया। तो किसका डिफरेंशिएशन होगा, d/dQ। एक मिनट लिख देता हूँ, F का वैल्यू हो गया तो d/dQ। F का वैल्यू डालेंगे तो क्या आ जाएगा, KQ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, KQ माइनस Q²। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, KQ माइनस Q² डिवाइडेड बाय R²। इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। कांस्टेंट बाहर हो गया, कांस्टेंट बाहर हो गया तो क्या हो गया, K/R²। Q के रेस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा Q और ये हो जाएगा 2Q। और कैलकुलस का कॉन्सेप्ट कहता है मैक्सिमम के लिए फोर्स का मैक्सिमम होना यानी कि उसको इक्वेट करेंगे किसके साथ, जीरो के साथ। dF/dQ को इक्वेट करेंगे जीरो को तो क्या मिलेगा, F मैक्स। फॉर F मैक्स dF/dQ क्या होना चाहिए, जीरो। दिस इम्प्लाइज K/R² इंटू Q माइनस 2Q इज इक्वल टू जीरो। ये तो जीरो होगा नहीं, इसका मतलब है Q माइनस 2Q इज इक्वल टू जीरो। दिस इम्प्लाइज Q इज इक्वल टू 2Q, दिस इम्प्लाइज Q इज इक्वल टू Q/2। यानी कि आधा आधा हम देंगे तभी उनके बीच फोर्स मैक्सिमम होगा। इसको तो ऐसे भी विजुलाइज कर सकते हैं कि मान लेते हैं Q कितना था, 8 कूलम। तो अगर हम 4 × 4 करेंगे तभी तो आधा आधा करेंगे तो 4 × 4 होगा। फॉर्मूला में चार्जेज का प्रोडक्ट की बात होगी, R तो सेम रहेगा। तो प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा तभी ना जब 4 × 4 में करेंगे यानी कि आधा आधा करेंगे। अगर इसको 4 × 4 करते हैं तो 16 होता है। यानी कि फोर्स का मैक्सिमम होना Q1 Q2 के प्रोडक्ट के मैक्सिमम होने पे डिपेंड करेगा। अगर हम एक को देते हैं 5 कूलम और दूसरे को दे देते हैं 3 कूलम तो 5 × 3 कितना होगा, 15 ही होगा। अगर एक को दे देते हैं 7 कूलम और एक को दे देते हैं 1 कूलम तो इसका प्रोडक्ट तो 7 ही आएगा। सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट कब मिल रहा है, जब हम उसको 8 कूलम में से आधा आधा 4 कूलम और 4 कूलम चार्ज A और B को बांट रहे हैं, दे रहे हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, स्मॉल q इज इक्वल टू कैपिटल Q डिवाइडेड बाई 2। क्वेश्चन है, टू चार्जेज प्लेस्ड इन एयर रिपेल ईच अदर बाय ए फोर्स ऑफ 10⁻⁴ न्यूटन। F एयर है 10⁻⁴ न्यूटन। When oil is introduced between the charges, the force becomes F oil यानी कि F मीडियम कितना है, 2.5 × 10⁻⁵ न्यूटन। एप्सिलॉन R रिलेटिव परमिटिविटी दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, अभी अभी बताया हूँ
एप्सिलॉन आर क्या होता है? फोर्स इन एयर वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम। चार्जेज में कोई चेंज नहीं किया गया है, ना तो उनके बीच के डिस्टेंस को चेंज किया गया है, बस मीडियम ऑयल में डाल दिया गया। तो अब ये फॉर्मूला वैलिड था, बताया था भी। तो क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन आर इक्वल टू हो जाएगा 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू 10⁻⁻5। ये ऊपर जाके 10/2.5 हो गया, कैंसिल होके 10⁻⁻1 ऊपर चला गया, तो क्या आ गया? 4। करेक्ट ऑप्शन इज डी। तो ये था बेसिक ऑफ कूलम्ब्स लॉ बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज। अभी कूलम्ब्स लॉ में बहुत कुछ है, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, उसके न्यूमेरिकल्स को करने का तरीका, और पार्टिकुलरली डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेज, जिसमें कि काफ़ी कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।